हेलो बच्चों, दिस इज़ राकेश सैनी RSN। बेटा महा रिविजन में एक लास्ट पोर्शन फिजिक्स का हम डिस्कस करने वाले हैं, एरर यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट डायमेंशन, एरर मेजरमेंट, ये सारे पोर्शन है ना। इससे लगभग हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो काफ़ी सारे टॉपिक्स आप जिसमें कवर भी होंगे, मतलब काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर भी होंगे। और इसको ये मान के चलो कि पूरा फिजिक्स में पढ़ लें, अगर ये छोटा सा पोर्शन है भूल जाए तो एक क्वेश्चन का आपको लॉस हो जाता है। तो अच्छे से पढ़ें और आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा इसको, राइट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ई एनर्जी है, एम मास है, जे एंगुलर मोमेंटम। बेटा ई एनर्जी है, राइट। तो एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वो कितना होना चाहिए था, m1 l2 t-2, एनर्जी का डायमेंशन। एंगुलर मोमेंटम है आपका जे। एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन होता है बेटा, क्योंकि फॉर्मूला बनता है mvr, तो मास का डायमेंशन m1, वेलोसिटी में l1 आएगा, रेडियस में भी l1 आएगा, तो ये हो जाएगा बेटा l2 और t-1। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन हो गया। जी जो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो fr² अपॉन m² बोल सकते हो बेटा, मास का स्क्वायर। तो f का डायमेंशन यहाँ से m1 आता है, साथ में l3 हो जाएगा, और क्योंकि नीचे से m2 आएगा तो m-1 l3 t-2, m1 l1 t-2 फोर्स का होता है, मास से डिवाइड किया और r² से, और लास्ट आपका बचता है m। ये तो बेटा मास है तो m5 हो गया। अब बेटा इन सबको अगर सॉल्व किया जाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा देखिएगा, E मतलब m1 l1 t-2, j² मतलब m2 l4 t-2 अपॉन m5, और जी स्क्वायर का मतलब बेटा m-1 l3, तो ये हो जाएगा m-2 l6 t-4। अब बेटा बहुत ध्यान से देखें तो ऊपर मास का डायमेंशन हो गया 2 + 1 3, नीचे हो गया -2 + 5 3, m कैंसिल हो गया, m का डायमेंशन आ गया 0। ऊपर लेंथ का डायमेंशन हो गया 4 + 1 5, 4 + 1 5, सॉरी एनर्जी में m2 था ना बेटा, l2, तो 4 + 2 6, और नीचे बेटा 6, तो l का भी हो गया 0। टी का डायमेंशन देखिए -2 -2 -4, और नीचे भी -4, तो ये भी हो गया आपका 0। इसका मतलब आपने कहा सर किसी का ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। अब इनमें से कौन डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, एंगल। एंगल आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, देखिए क्या बोल रहा है, फोर्स का एक इक्वेशन दिया हुआ है, F = A sin CT + B cos dx। अब आपसे पूछा A/B। बेटा देखो ये वाला टर्म इसमें ऐड हो रहा है, रिजल्ट फोर्स आ रहा है, इसका मतलब, और साइन और कॉस के तो डायमेंशन होते नहीं है, ये तो एक रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस और समथिंग ऐसा। इसका मतलब जो A का डायमेंशन होगा वही B का डायमेंशन होगा, वही F का डायमेंशन होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए A/B का डायमेंशन क्या होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर A/B तो डायमेंशनलेस हो जाएगा, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, यानी A/B का डायमेंशन तो हो गया L0 M0 T0। C/D देखें बेटा, यहां से CT इक्वल हो जाता है एंगल के, तो बेटा CT = एंगल, तो C का डायमेंशन हो गया आपका एंगल बाय टाइम। और ऐसे बेटा dx = एंगल, तो D का डायमेंशन हो गया एंगल अपॉन x। तो बेटा C/D अगर पूछ रहा है तो C/D का डायमेंशन हो जाएगा 1/t × x, यानी x/t। तो डायमेंशन होगा बेटा m0 l1 t-1, ये इसका डायमेंशन हो जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा देखिए अगर मैं इसके टर्म का स्क्वायर करूँ, आपको क्या क्या दिया बेटा, जो भी टर्म है इसमें यूनिट किसका निकालना है, आपको b का यूनिट निकालना है, राइट। एक बार अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो ये टर्म क्या मिलेगा, b² = m² a² k², ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा 1 + 2kl/ma। अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो b² = m² a² k² + 2, बेटा ऊपर ma का स्क्वायर है, नीचे ma है, तो ऊपर ma बचेगा, साथ में l बचेगा, नीचे k² है, ऊपर k है, तो नीचे k बचेगा। अब बेटा देखो डायमेंशनली ये तीनों बराबर होने चाहिए, तो क्या मैं ऐसा बोलूँ, डायमेंशनली ma l/k इक्वल हो गया m² a² k²। तो यहाँ से बेटा l का डायमेंशन किसके इक्वल हो गया, ma/k के। और देखो b² का डायमेंशन इक्वल है m² a² k² के, तो क्या b का डायमेंशन इक्वल होगा ma/k के, तो b का डायमेंशन इक्वल होगा लेंथ के, मीटर इसका आंसर आपका आ जाएगा, राइट। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन और सिंपल पेंडुलम आपको दिया है बेटा, ये सारे टर्म्स। जब भी ऐसे बहुत सारे टर्म्स देते हैं तो आप कैसे निकालते हो, इसमें पूछा है एब्सोल्यूट एवरेज एरर। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी होगा, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। बेटा अगर मैं पूछूँ किसी एक्सपेरिमेंट में ये 5 रीडिंग आपने ली है, तो आपका उसका रिजल्टेंट क्या होगा, मीन वैल्यू कितना होगा, सबको ऐड कर दें तो 2.63 + 2.56 + 2.42 + 2.71
प्लस 2.80 डिवाइडेड बाय 5। इन सबको सॉल्व करके वैल्यू मिलता है 2.624। आप ये मत सोचना सर ने इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेशन किया, वो आप करेंगे आराम से, तसल्ली से ऐड करते हो। ये आ गया बेटा। अब अगर आप मैंने बोला कि यार इसका एवरेज वैल्यू तो ये हो गया, पर ये बेटा एब्सोल्यूट एवरेज वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर मैं बोलूँ पहली रीडिंग में एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा A1, तो बेटा डेल्टा A1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपकी फाइनल रीडिंग बनी है 0.2624, इसमें से फर्स्ट रीडिंग को माइनस कर देंगे 2.63, तो सपोज इसको कैलकुलेट करके आपको वैल्यू मिली 0.006। इसी तरह से डेल्टा A2 आप कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे बेटा 0.624 माइनस 2.56, आपको कोई वैल्यू मिल जाएगी, राइट। आगे बात करते हैं। इसी तरह से डेल्टा A3 आप कैलकुलेट करेंगे, इसी तरह से डेल्टा A4 आप कैलकुलेट करेंगे, इसी तरह से डेल्टा A5 कैलकुलेट करेंगे। ये आपको कैलकुलेट करना है, बहुत ज़्यादा इसमें मैं इसमें जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ समझ रहा था वो सिर्फ आपको समझाऊंगा। तो यहाँ से अगर देखें तो बेटा इन सबका एवरेज कितना आएगा, ये बेटा ये हो गई फर्स्ट रीडिंग की एब्सोल्यूट एरर, ये हो गई सेकंड रीडिंग की एब्सोल्यूट एरर, थर्ड की एब्सोल्यूट एरर, फोर्थ की और फिफ्थ की। इन सबका एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा A1 का मोड, डेल्टा A2 का मॉड, डेल्टा A3 का मॉड, डेल्टा A4 का मॉड और डेल्टा A5 का मॉड, और डिवाइडेड बाय 5। हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक जैसे वैल्यू माइनस में आ गई, ऐसे कोई वैल्यू माइनस में आएगी कोई प्लस में आएगी, आपको क्या करना है अल्टीमेटली सबको यहाँ पे ऐड करना है, लेकिन मॉड लेकर मतलब माइनस को भी पॉजिटिव फॉर्म में आपको रखना है। और ये सॉल्व करते बेटा आपको इसको जब डिवाइड करते हैं तो ये फाइनल वैल्यू जिसका मिलके आता है बेटा वो आता है 0.1072, ये आपका फाइनल रीडिंग आता है। अब जब आप ऑप्शन देखते हैं ना तो आप ऑप्शन देख के थोड़ा सा फंसते हैं कि यार ये वैल्यू, अब बच्चों के माइंड में दो डाउट आएंगे, या तो 0.1 टिक करें या 0.11 टिक करें। आंसर कैसे देखेंगे बेटा, हमारा जो भी वैल्यू आ रही है उसमें पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक आपकी वैल्यूज आ रही है, तो यहाँ पे भी मुझे पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक आपको वैल्यू बताना है। तो बेटा यहाँ पे अब क्या लिखे, 0.10 लिख दें क्या, नहीं, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा 0.11 आपका आंसर है। बस मुझे ये पॉइंट इस पर दिखाना था, इसलिए क्वेश्चन के बाद कि कैलकुलेशन आप अपने आप करेंगे, कोई ज़्यादा इशू नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन, मतलब थोड़ा सा लेंथी रहेगा, लेकिन लॉजिक क्या है कि आपको आंसर किस फॉर्मेट में देना है वो आपको समझाना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, रेजिस्टेंस R इक्वल टू V/I, और आपको व्हाट इज द टोटल एरर इन R। बेटा देखो R इक्वल टू V/I, मैं क्या लिख सकता हूँ, हमारा पावर वाला रूल बोलता है एरर के लिए डेल्टा R/R इक्वल टू डेल्टा V/V प्लस डेल्टा I/I। बेटा ध्यान से समझे क्या लिख रहे हैं हम, डेल्टा R/R इक्वल टू डेल्टा V क्या है बेटा 5, और V क्या है बेटा 100, प्लस डेल्टा I क्या है 0.2, I कितना है बेटा 10, और यहाँ से R का वैल्यू अगर देखा जाए तो बेटा डेल्टा R/R का वैल्यू कितना आएगा V/I, V की एक्चुअल वैल्यू 100, I का एक्चुअल वैल्यू 10, तो बेटा R का एक्चुअल वैल्यू आ गया 100/10 मतलब 10, तो ये तो हो गया 10। यहाँ से बेटा मैं 100 एलसीएम ले लूँ तो ये कितना आना चाहिए, 100 एलसीएम लिया तो ये तो हो गया 5, और ये हो गया बेटा 100 से 2, तो आपका जो डेल्टा R की वैल्यू आएगी बेटा वो कितना आएगा आपका 7/10, 7/10। एक बार चेक कर लेते हैं, 5/100 ठीक था, 0.2/10 ये भी आपका ठीक है, और R का वैल्यू क्या है बेटा V/I, तो R का वैल्यू हो गया आपका 10, तो ये हो गया आपका 100 एलसीएम तो 5/10, तो आपने कहा 7/100, राइट। अब 7/100 ये आपका डेल्टा R/R के, इसने परसेंटेज बोला है तो बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो 7% आपका आंसर आ जाएगा। वैसे इतना भी सॉल्व नहीं करना था, अपने डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ से भी 100 कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ ए स्ट्रिप आर दिस वन एंड दिस वन, द मोस्ट प्रोबेबल एरर इन द वॉल्यूम। बेटा देखिए लेंथ आपको कितना दिया हुआ है 10.0 प्लस माइनस 0.1, ठीक है सर। ब्रेड्थ आपको कितना दिया बेटा 1.00 प्लस माइनस 0.01, ठीक है सर, ये भी हमें समझ में आ गया। और क्या दिया हुआ बेटा, जस्ट ए मिनट, और क्या दिया हुआ आपको, हाइट कितना दिया हुआ बेटा 0.100 प्लस माइनस 0.001, ये 3 चीज़ें। मोस्ट प्रोबेबल एरर इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में बेटा एरर आपको देखना है, तो क्या सॉल्व करेंगे, डेल्टा V/V इक्वल टू डेल्टा, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है बेटा लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेड्थ, तो डेल्टा L/L, डेल्टा H/H, डेल्टा B/B, ये आपका आंसर जाना था, राइट। एक मिनट, अब यहां से बेटा डेल्टा L की वैल्यू, लेंथ में क्या बोलेंगे बेटा हम 0.1/10
प्लस हाइट बेटा, अच्छा थिकनेस बोला, मैं उसको हाइट बोल देता हूँ, कोई बात नहीं। ये आपको दे दिया 0.001 अपॉन 0.1 प्लस ब्रेड्थ कितना बेटा 0.01 अपॉन 1 डेल्टा वी। और बेटा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 10 इंटू 1 इंटू 0.1, ये क्या हो जाएगा बेटा 1। कहाँ से आ रहा है ये 10 इंटू 1 इंटू 0.1। अब बेटा सॉल्व कर लें इसको, तो ये कितना हो गया 1/100, ये भी कितना हो गया आपका 1/100 और ये भी कितना हो गया बेटा 1/100। तो अल्टीमेटली कितना मिला बेटा 3/100 यानी 0.03। तो 0.03 आपका आंसर इसमें आ जाना था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ए वर्नियर कैलिपर्स एंड डिवीजन ऑफ वर्नियर कॉन्साइड विद n-1। देखो बेटा वर्नियर पे कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, तो हर बार जो वर्नियर में लीस्ट काउंट पहले निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइड विद n-1, यानी एंड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वलेंट है किसके बेटा n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है। तो 1 बाय वर्नियर स्केल इक्वलेंट होगा किसके बेटा n-1 अपॉन n मेन स्केल के। अब लीस्ट काउंट पूछा है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है 1 ms माइनस 1 vs। 1 ms की वैल्यू 1 मेन स्केल की वैल्यू बेटा 1 मेन स्केल की वैल्यू कितना है आपका, इसको ऐसे ही छोड़ दे। और 1 vs की वैल्यू मुझे मिल चुका है n-1 बाय n इंटू ms। बेटा दोनों में से 1 ms कॉमन ले लें हम, तो बाकी जो बचेगा क्या बचेगा 1 अपॉन n-1 बाय n। तो 1 ms इंटू n एलसीएम ले लिया जाए तो n-n प्लस 1, यानी बेटा लीस्ट काउंट आपका आएगा 1 ms अपॉन n। और बेटा ये बोल रहा है 1 मिलीमीटर किसके बराबर है, द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज 1 सेंटीमीटर। बेटा सेंटीमीटर में पूछा है और हमारा क्या बोल रहा है, ये एक डिवीजन में 1 mm होता है, तो बेटा 1 ms बराबर हो गया 1 mm, पर ये सेंटीमीटर में चाह रहा है तो 1/10n, ये आपका आंसर है। अगर ये मिलीमीटर में चाहता तो आंसर 1/n टिक करते, ये सेंटीमीटर में चाह रहा है तो 1/10n, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड विद मीटर रॉड हैव लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ मेजर्ड वर्नियर कैलिपर्स। देखो लीस्ट काउंट की वैल्यू आपको दे दिया कितना 0.1 सेंटीमीटर, डायमीटर मेजर्ड बाय वर्नियर स्केल हैविंग लीस्ट काउंट ऑफ 0.01, ठीक है। हमने जो लेंथ मेजर किया ना उस स्केल का तो लीस्ट काउंट ये था, और जो डायमीटर मेजर किया उसका लीस्ट काउंट है 0.01। गिवन दैट द लेंथ इज 5 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है बेटा, परसेंटेज एरर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। बेटा सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, तो डेल्टा v बाई वी इक्वल टू 2 डेल्टा r बाई आर प्लस 1 डेल्टा h बाई एच। रेडियस में बेटा अब देखो डेल्टा r की वैल्यू क्या होगी, हमारा जब रेडियस है डायमीटर हम कैलकुलेट करें तो उसका लीस्ट काउंट कितना है बेटा 0.01, राइट। और हमने वैल्यू कितना किया कैलकुलेट 2 सेंटीमीटर, और जो लेंथ मेजर किया उसका लीस्ट काउंट कितना है 0.1 और लेंथ दिया 1, तो बेटा ये तो हो गया डेल्टा आर के लिए लीस्ट काउंट हो गया आपका 0.01 और रेडियस कितना कैलकुलेट किया बेटा 2, प्लस हाइट के लिए जो लीस्ट काउंट है बेटा वो 0.1 और ये कितना कैलकुलेट किया 5। तो अगर इसको सॉल्व करें बेटा तो ये हो गया आपका 1/100 और ये हो गया आपका 1/50। अगर 100 हम एलसीएम ले लेते हैं बेटा तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, और परसेंटेज से 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना परसेंट आपका आंसर आ जाता है, आपका आंसर आ जाएगा बेटा 3%। 3% आपका आंसर होगा इसका, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं बेटा 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर, 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। बेटा क्या देखा इसने 1 सेंटीमीटर मेन स्केल वर्नियर कैलिपर्स डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, इसका मतलब 1 मेन स्केल किसके बराबर हो गया बेटा 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट, यानी 1/10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 सेंटीमीटर इसका एक मेन स्केल की वैल्यू हो गई। अब ये बोल रहा है इफ 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइड विद 8 स्मॉल डिवीजन, यानी बेटा 10 वर्नियर स्केल इक्वल दिया हुआ है 8 मेन स्केल के, तो 1 वर्नियर स्केल इक्वल हो गया 8/10 मेन स्केल के। तो बेटा लीस्ट काउंट इक्वल टू हो गया 1 ms माइनस 1 vs, बेटा 1 ms माइनस 8/10 ms, तो ये हो जाएगा बेटा 2/10 ms। और बेटा एक मेन स्केल किसके बराबर था 0.1 के बराबर, यानी इंटू 0.1, तो बेटा ये आपका हो जाएगा 0.02 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये आपका हो गया था
While measuring acceleration due to gravity by simple pendulum, student makes a positive error of 1%. बेटा देखिएगा इसके पॉजिटिव लेंथ, बेटा लेंथ में कितना परसेंट का एरर है? 1% का। एंड नेगेटिव एरर 3% ऑफ वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में कितना परसेंट है? 3%। नेगेटिव है लेकिन एरर में नेगेटिव का यूज़ नहीं होता। अब बेटा जी क्या, जी में परसेंटेज एरर पूछा है। टी इक्वल टू 2π√L/g। तो बेटा L या G इक्वल टू हो गया 4π² T अपॉन G इक्वल टू 4π, G इक्वल टू हो गया बेटा 4π² L अपॉन T²। तो बेटा डेल्टा G/G इक्वल टू डेल्टा L/L प्लस 2 डेल्टा T/T। डेल्टा L/L कितना बेटा? 1%। और वॉल्यूम वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड बेटा 3%, तो ये हो गया 2 × 3%। तो टोटल कितना हो गया बेटा? 7% आपका एरर आएगा। इस क्वेश्चन से मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कभी भी नेगेटिव एरर आप दिया जाए तो भी एरर में पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, क्योंकि एरर हमेशा मैक्सिमम कैलकुलेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ वायर यूजिंग स्ट्रिप गेज ऑफ लीस्ट काउंट 0.01 एंड लिस्टेड द मेजरमेंट, द करेक्ट मेजरमेंट। देखो बेटा हमारा लीस्ट काउंट अगर 0.001 है, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक, तो हमें आंसर भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक देना है। तो मेरा मोस्ट करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 5.30। ये कॉन्सेप्ट आपको इसमें बताना था, क्योंकि लीस्ट काउंट जितना होगा उसी वैल्यू तक आप उसका रिजल्ट भी बताएंगे। वर्नियर कैलिपर्स हैज़ 1 mm मार्क्स ऑन मेन स्केल। ठीक है बेटा, एक मेन स्केल की वैल्यू आपको दे दिया 1 mm। इट हैज़ 20 इक्वल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विच इज मैच बाय विथ 16 मेन स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट वापस बेटा वैसा ही क्वेश्चन है। एक तो 1 मेन स्केल की वैल्यू हमें पता लग गई, 1 मेन स्केल की वैल्यू हो गई 1 मिलीमीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? 20 VS इक्वल है 16 MS के। तो 1 VS इक्वल है बेटा 16/20 MS के। तो बेटा लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 1 MS माइनस 1 VS। 1 MS माइनस बेटा 16/20 मतलब 4/5 बोल दूँ उसको मैं, 4/5 MS। तो ये हो गया बेटा 1/5 MS के। अब 1 MS किसके बराबर? 1 मिलीमीटर। तो बेटा इंटू 1 मिलीमीटर, तो आंसर हो जाएगा 0.2 मिलीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार आप क्वेश्चन तसल्ली से पढ़ें फिर हम मिलकर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग ए वर्नियर कैलिपर्स विद नो जीरो एरर। बेटा इसमें कोई जीरो एरर नहीं है, पहली बात तो ये क्लियर हो गया। थोड़ा क्वेश्चन यहाँ से आसान हो गया, जीरो एरर अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.11। देखो बेटा जो वर्नियर का जीरो है, जैसे मान लेते हैं ये बेटा मेन स्केल है, इसका ये वैल्यू दिया हुआ है 5.10 और ये वैल्यू दिया हुआ है 5.15, तो वर्नियर का जीरो यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब आपके मेन स्केल की रीडिंग तो हो गई 5.10। तो हमें ये पता लग गया मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया बेटा? 5.1, क्योंकि आंसर 5.1 समथिंग आएगा, है ना। आगे बात करें, इसका एक मेन स्केल डिवीजन भी यहां से पता लगे बेटा 5.10, 5.14, 5। अगर मैं ये गैप पूछूं, एक मेन स्केल डिवीजन है छोटा, वो कितने का है? तो आप बोलोगे सर 1 MS भी यहां से मुझे दिख रहा है 0.05 सेंटीमीटर। कैसे? 5.10 का सीधे 5.15 दिख रहा है, तो 0.05 का, तो 1 मेन स्केल पता लग गया। फिर क्या बोला है? वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन इक्वलेंट टू 2.45। एंड अब देखो इसका एक डिवीजन जो आ रहा है बेटा वो तो आ रहा है 0.05। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन अगर देखा जाए तो ये बोल रहा है 50 डिवीजन इन 2.45 सेंटीमीटर। तो बेटा 2.45/50 बोल सकते हैं। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 4.9/100 और ये कितना हो गया बेटा? 5/100। तो 1 MS पता लग गया 5/100 और ये पता लग गया बेटा 4.9/100। तो बेटा लीस्ट काउंट जो आता है वो आता है 1 MS माइनस 1 VS। 1 MS की वैल्यू 5/100, 1 VS की वैल्यू 4.9/100। तो लीस्ट काउंट हो गया बेटा 0.1/100 मतलब 1/1000। ये लीस्ट काउंट हो गया बेटा आपका, राइट। इसमें लीस्ट काउंट थोड़ा अलग ढंग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए बढ़िया क्वेश्चन है। फिर आगे क्या बोला है? जब आप रीडिंग ले रहे हैं तो 24th डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है विद 1 मेन स्केल डिवीजन। तो बेटा फाइनल रीडिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? मेन स्केल की वैल्यू प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल की वैल्यू हमारे पास है 5.1 प्लस 24th डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, लीस्ट काउंट मिल रहा है 1/1000। तो
तो ये हो गया बेटा 5.1 प्लस 0.024, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 5.124, ये आपका आंसर आ जाएगा। 5.124 आपका फाइनल रीडिंग आएगी, राइट। तो इसमें लीस्ट काउंट भी थोड़ा सा अलग ढंग से कैलकुलेट करना था, इसमें थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आर 1% एंड 2%, देन मैक्सिमम एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेटा वापस वही क्वेश्चन जो अभी हमने किया था, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाय जी, तो जी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाय टी स्क्वायर, तो डेल्टा जी बाय जी इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल प्लस 2 डेल्टा टी बाय टी। लेंथ में कितना परसेंट एरर बेटा, 1%, प्लस 2 टाइम्स इसमें कितना बेटा 2%, आंसर आएगा 5%। सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये भी उसी तरह के एक एरर को लेके क्वेश्चन है बेटा। जनरली नीट में एरर पर इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए इसी तरह के क्वेश्चन हम काफ़ी लेके आए। ध्यान दीजिए बेटा, ए पर पावर 1 तो डेल्टा ए बाय ए इक्वल टू स्मॉल ए पर पावर 2 डेल्टा 2 डेल्टा ए बाय ए, 3 डेल्टा बी बाय बी, 1 डेल्टा सी बाय सी, हाफ डेल्टा डी बाई डी। अब सारे वैल्यूज पुट करें बेटा। ए में कितना परसेंट एरर, 1%, तो 2 इंटू 1। बी में बेटा 3 इंटू 3%, सी में 2%, और डी में बेटा 1/2 इंटू 2%। सबको सॉल्व करें तो 2 और 9 11, 11 और 2 13, और 13 और 1 14%। 14% आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आपको दिया हुआ है, परसेंटेज एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बेटा आपसे पूछना चाह रहा है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। R1 का वैल्यू 6 प्लस माइनस 0.3, R2 का वैल्यू 10 प्लस माइनस 0.2। परसेंटेज एरर इन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर इन कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला बनता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो अगर इसको सॉल्व करें तो डेल्टा R बाई आर इक्वल टू डेल्टा R1 बाई R1 प्लस डेल्टा R2 बाई R2 प्लस डेल्टा R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2, और लास्ट में परसेंटेज पूछा है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब डेल्टा R1 कितना बेटा 0.3 अपॉन R1 कितना 6, डेल्टा R2 0.2 अपॉन R2 10 प्लस डेल्टा R1 प्लस R2, तो बेटा 0.3 प्लस 0.2 अपॉन R1 प्लस R2, दैट इज 6 प्लस 10 इंटू 100। बेटा इसको सॉल्व करें तो 100 को पूरा मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा 100 से 0.3 इंटू 100 30 बाई 6 5 प्लस 100 इंटू 0.2 20 20 बाई 10 2 प्लस 0.3 इंटू 0.2 0.5 इंटू 100 50 डिवाइडेड बाय 16। तो बेटा ये आपका हो गया सॉल्व करके 7 प्लस बेटा इसको अगर सॉल्व करेंगे 25 बाई 8, तो ये आपका हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, राइट। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 10.125%, ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। द mass and volume of a body are found to be 5 point something and this one something, maximum possible percentage error। बेटा एक और क्वेश्चन परसेंटेज एरर को देख के, मास कितना दिया हुआ है आपको 5.00 प्लस 0.05, एंड क्या दिया हुआ है वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको दिया बेटा 1.00 प्लस 0.05। तो हम बोलेंगे डेंसिटी, डेंसिटी हो गया बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। परसेंटेज एरर पूछ रहा है तो डेल डी बाई डी इक्वल टू डेल एम बाई एम प्लस डेल वी बाई वी। डेल एम कितना बेटा 0.05 अपॉन 5 प्लस डेल वी कितना 0.05 अपॉन 1, और बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर दें, परसेंटेज पूछा है 0.05 इंटू 100 5 बाई 5 1 प्लस 0.05 इंटू 100 5 बाई 1 5, आंसर विल बी 6%। 6% आपका आंसर आ जाएगा, राइट। इन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इस तरह के क्वेश्चन बेटा नीट में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो एक बार इसको देखा जाए क्या बन रहा है।
इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स इफ फोर्स एफ, एक्सेलरेशन ए एंड टाइम टी आर टेकन एज फंडामेंटल। मान लेते हैं मेरा मन किया, जनरली हमारे जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बेटा? हमारे फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं मास, एक्सेलरेशन, मास, लेंथ और टाइम। हमने क्या किया, फंडामेंटल यूनिट किसको एज्यूम कर लिया बेटा? फोर्स, ई और ई। तो आपसे पूछा है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी। बेटा इसका मतलब एनर्जी का डायमेंशन मुझे किसके फॉर्म में चाहिए? फोर्स के फॉर्म में, एक्सेलरेशन के फॉर्म में, टाइम के फॉर्म में। सपोज इनकी पावर बेटा एक्स, वाई और जेड, तो मुझे ये पावर फाइंड करना है। बेटा एनर्जी का डायमेंशन m1 l2 t माइनस टू, फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t माइनस टू होल पावर x, एक्सेलरेशन का डायमेंशन l1 t माइनस टू होल पावर y, और टाइम का डायमेंशन t1 होल पावर z। अब देखो m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर 2, प्रोपोर्शनल। इधर बेटा मास पे टोटल पावर कितना आ गया? x, लेंथ पर टोटल पावर x प्लस वाई, और टाइम पर टोटल पावर -2x माइनस 2y प्लस जेड। कंपेयर करें तो x का वैल्यू तो 1 मिल गया, x का डायमेंशन मुझे डायरेक्ट मिल गया बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू वो भी हो गया बेटा 1, क्योंकि दोनों का सम 2 था। अब z की बात करें बेटा, -2x माइनस 2y प्लस जेड, दैट इज इक्वल टू -2 के। अब बेटा x की जगह 1 रख दें तो -2, y की जगह 1 रख दें -2 प्लस z इक्वल टू -2। तो बेटा z का डायमेंशन कितना हो जाएगा आपका? 2। -2 से -2 कैंसिल, z का डायमेंशन हो गया 2। तो आंसर आना चाहिए बेटा f की पावर 1, a की पावर 1, t की पावर 2, बी आंसर आ जाएगा आपका, राइट। f की पावर 1, a की पावर 1, t की पावर 2। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा? आपको दिया हुआ है v इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन सी प्लस टी। अब बेटा हमें पता है c में t ऐड हो रहा है तो ये दोनों डायमेंशनली बराबर होने चाहिए। c का डायमेंशन तो मुझे डायरेक्ट पता लग गया, t मतलब t1। अच्छा, at में ये टर्म ऐड हुआ और रिजल्ट ये मिला, तो ये तीनों भी डायमेंशनली बराबर होनी चाहिए। तो बेटा at का डायमेंशन बराबर होगा v के, तो a का डायमेंशन होगा वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी होता है L1 t माइनस 1 अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा बेटा a का डायमेंशन हो गया L1 t माइनस 2, a का डायमेंशन हो गया। फिर बच रहा है बेटा b का डायमेंशन। देखो b अपॉन टाइम, c प्लस t दोनों तो टाइम है, तो b अपॉन टाइम इक्वल टू v, तो b का डायमेंशन होगा vt। वेलोसिटी क्या था? L1 t माइनस 1, टाइम बेटा t1, तो b का डायमेंशन हो गया आपका L1। तो आंसर आना चाहिए था बेटा a का डायमेंशन L1 t माइनस 2, ठीक है, b का डायमेंशन L1 और c का डायमेंशन t, ए आंसर आ जाएगा आपको, राइट। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, भाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का डायमेंशन हमेशा डायमेंशन में कोशिश करो ऐसे फॉर्मूला की जिसके डायमेंशन आपको डायरेक्ट पता है। अब बेटा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ आता है? आपको याद होगा हीट पढ़ते हैं हम, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, वहाँ पढ़ते हैं H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो बेटा R का डायमेंशन हो जाएगा हीट अपॉन आई स्क्वायर टी। बेटा हीट होता है एनर्जी, तो डायमेंशन हो गया m1 l2 t माइनस 2, करंट A2, टाइम T1, तो बेटा डायमेंशन होना चाहिए था m1 l2 t माइनस 3 a माइनस 2, m1 l2 t माइनस 3 a माइनस 2, बी आंसर आ जाएगा, राइट। तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ v ऑफ रिपल्स ऑन ए सरफेस ऑफ वाटर। बेटा देखो स्पीड बोल रहा है, v किस किस पे डिपेंड कर रहा है? सरफेस टेंशन पे, डेंसिटी पर और वेवलेंथ पर, राइट। हमें सबका डायमेंशन पता है। सरफेस टेंशन जिस बच्चे को नहीं पता है बेटा, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स का डायमेंशन हो गया m1 l1 t माइनस 2 अपॉन लेंथ, तो ये हो जाएगा m1 t माइनस 2। अब देखो वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है बेटा सरफेस टेंशन, डेंसिटी एंड लैम्डा। मान लेते हैं पावर x y z, ऐसे 2-3 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आते भी है। तो बेटा v प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन, डायमेंशन हो गया बेटा m1 t माइनस 2 होल पावर x, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम m1 l माइनस 3 पावर y, लैम्डा डिस्टेंस l1 पावर z। अब देखो बेटा v पे पावर क्या है? v का डायमेंशन क्या है? m0 l1 t माइनस 1, प्रोपोर्शनल
एम पर टोटल पावर कितनी हो गई, एम पर पावर हो गई एक्स प्लस वाई, ये एम पर पावर। एल पर टोटल पावर कितनी हो गई बेटा, -3y प्लस जेड। और टी पर टोटल पावर कितनी हो गई, -2x, ये टी पर पावर हो गई। और कहीं टाइम आ ही नहीं रहा। अब कंपेयर कर लो इनको, x प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, पहला रिलेशन मिल गया। -3y प्लस जेड इक्वल टू 1, और बेटा -2x इक्वल टू -1। तो देखिए बेटा x का वैल्यू सबसे पहले आपको मिला -2x इक्वल टू टाइम, सॉरी ये कुछ गड़बड़ किया ना, हाँ टाइम का डायमेंशन हो गया -2x, ठीक है, m1 L1 t -2, ठीक बेटा। तो x का वैल्यू आपको मिलेगा हाफ। क्या हम सही कर रहे हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया हमने? वापस देखो, वेलोसिटी सिग्मा, सिग्मा क्या था, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन था फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स था m1 L1 t -2 अपॉन लेंथ, तो m1 t -2, ठीक है, ये डायमेंशन सही था बेटा। दूसरा क्या था आपका, डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, तो m1 L -3, ये भी ठीक था बेटा, m1 L -3 सही है, मास अपॉन वॉल्यूम। और तीसरा क्या था, वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब L1, ये भी सही था। अब बेटा वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया m0 L1 t -1, ये ठीक है। m पर टोटल पावर x प्लस वाई, ये भी ठीक था। l पर टोटल पावर बेटा -3y प्लस जेड, ये भी ठीक है। t पर टोटल पावर -2x, ओके। और कहीं टाइम नहीं है, टाइम और कहीं नहीं आ रहा है, तो बेटा -2x इक्वल टू -हाफ, तो x का वैल्यू, ओके, x का वैल्यू हो गया हाफ, x हमें पता लग गया। y का वैल्यू भी क्या होगा बेटा, x की जगह हाफ रखेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी -हाफ, तो y का वैल्यू हो गया -हाफ। और बेटा y की जगह अगर -हाफ रखते हैं यहाँ पर, तो मतलब z की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो -3 y की वैल्यू -हाफ प्लस z इक्वल टू 1। तो बेटा z का जो डायमेंशन आएगा वो कितना आएगा आपका, -3 इंटू -हाफ, 3/2, 3/2 उधर जाएगा, तो ये भी आपका आ गया -हाफ। अब बेटा इसने, अच्छा इसने पूछा है स्क्वायर ऑफ स्पीड, स्पीड के स्क्वायर का डायमेंशन पूछा है। तो बेटा v की जो वैल्यू आएगी, v की, अब v स्क्वायर की वैल्यू मुझे चाहिए, v स्क्वायर मतलब यहाँ पे जो भी टर्म है उन सबका स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा। तो बेटा देखो, सिग्मा की पावर x, x का स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, पावर 1 बचेगा, अपॉन रो की पावर y, बेटा -हाफ था, अपॉन स्क्वायर करेंगे तो -1, तो रो बेटा नीचे आ जाएगा और लैम्डा भी नीचे आ जाएगा। एक्चुअली हमने ये v लेके सॉल्व किया ना, ये v स्क्वायर पूछ रहा था एक्चुअली, तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी वैल्यूज आई उसका डबल कर दो, यानी जो x की वैल्यू हाफ आया उसका डबल किया था, x की वैल्यू 1 हो गया, y का वैल्यू -हाफ आया उसका डबल किया तो y की वैल्यू -1 हो गया, और z की वैल्यू जो -हाफ आया उसका स्क्वायर किया, मतलब पावर डबल कर दिया, तो ये वैल्यू आ जाएगी। पावर डबल करके देखना पड़ेगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ P रिप्रेजेंट रेडिएशन, बेटा देखो P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर को। सारे डायमेंशन पहले लिख दूं बेटा, P प्रेशर, प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, तो m1 L -1 t -2, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 t -2, उसको मैं L2 को डिवाइड किया, ये तो गया प्रेशर का डायमेंशन, ठीक है। C रिप्रेजेंट स्पीड, बेटा C क्या है, स्पीड, डायमेंशन L1 t -1। और Q रिप्रेजेंट रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट पर सेकेंड, ठीक है। जो Q है वो क्या है बेटा, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। बेटा एनर्जी का डायमेंशन m1 L2 t -2, एरिया का डायमेंशन L2 और टाइम का t1, तो बेटा ये हो जाएगा आपका m1 t -3, तीनों का डायमेंशन निकाल लिए। अब क्या कहता है ये देखो, ये बोल रहा है देन नॉन जीरो इंटीजर्स एक्स वाई जेड सच दैट दिस वन इस डायमेंशन है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो टर्म है ना ये डायमेंशनलेस होना चाहिए, उसके लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। अब देखो बेटा, हम अगर इस टर्म को लिखें तो ऐसे लिखा जाएगा, p की पावर x, q की पावर y, c की पावर z। बेटा p की जगह m1 L -1, थोड़ा यहाँ लिखते हैं, जगह ज़्यादा चाहिए। p की वैल्यू बेटा m1 L -1 t -2 होल पावर x, q बेटा m1 t -3 होल पावर y, और c कितना बेटा L1 t -1 होल पावर z। अब बेटा इन सब की टोटल पावर देखा जाए तो m की टोटल पावर x प्लस y, l की टोटल पावर -x और प्लस z, और t की टोटल पावर बेटा -2x और -z।
अब मुझे बेटा ये कह रहा है कि ये पूरा डायमेंशनलेस होना चाहिए, यानी इधर m0 L0 T0 होना चाहिए। यानी मुझे एक बात पता लग गया, x प्लस वाई शुड बी 0, माइनस एक्स प्लस जेड शुड बी 0 एंड माइनस 2x माइनस जेड शुड बी 0। अब इनको सॉल्व करके हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा सिर्फ वैल्यूज कैलकुलेट करने पर। मैं इसका सिंपल एक तरीका बताऊं, आप क्रॉस चेक करके देखो, x प्लस वाई 0 आना चाहिए, यानी x और y के साइन अपोजिट होंगे। तो देखो ये आंसर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव है। ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, मुझे एक बात समझ में आ गया, या तो आंसर बी होगा या सी होगा, क्योंकि x प्लस वाई 0 इससे भी होगा, x प्लस वाई 0 इससे भी होगा। साथ में x और z का माइनस x और z भी 0 होना चाहिए बेटा, यानी x का नेगेटिव को z में ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखो बेटा, फर्स्ट वाले में अगर x को नेगेटिव करेंगे तो -1 और z भी -1 है तो 0 नहीं हो पाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। चेक करके देख लो, x1 y -1 z1 आ रहा है क्या 0? फर्स्ट वाले इक्वेशन में x प्लस वाई 0, हाँ सेटिस्फाइड हो रही है। माइनस एक्स प्लस जेड 0, हाँ ये भी सेटिस्फाइड हो रही है। माइनस 2x प्लस जेड 0, ये भी माइनस 2x माइनस जेड इक्वल टू 0, ये भी आपका आंसर आएगा, राइट। तो आपका आंसर x की जगह जैसे 1 रखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, तो बी आंसर आप टिक करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है तो प्रॉब्लम करेगा बेटा आपको। क्या बात समझ में आ गई? ठीक, आगे बढ़ते हैं। If the error in measurement of radius of a sphere is 2%, then an error in the determination of volume। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बेटा, पर नीट में पूछ लेते हैं ऐसे भी। वॉल्यूम इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो बेटा डेल वी बाई वी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल आर बाई आर। आर में कितना परसेंट? 2%, तो 3 इंटू 2% यानी 6% आपका एरर आपका वॉल्यूम में होगा। C and R denotes capacitor and resistance than the dimension of C into R। बेटा देखो, कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जहां से C और R आपको मिलता हो। कहां से देखे बेटा? देखो, एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी का फॉर्मूला, और R क्या था बेटा? रेजिस्टेंस। एनर्जी और रेजिस्टेंस के फॉर्मूला पे अगर बात करें, ऐसे सोचो बेटा, रेजिस्टेंस का कौन सा फॉर्मूला यूज कर लें? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो बेटा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया H अपॉन आई स्क्वायर आर, ये तो रेजिस्टेंस हो गया। अब देखो, रेजिस्टेंस में करंट आ रहा है, करंट चार्ज से भी मिल सकता है, तो सी का ऐसा कोई फॉर्मूला देखें जिसमें चार्ज आता हो, तो फिर आप बोलेंगे बेटा एनर्जी इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो बेटा सी को मैं किससे रिप्लेस करना चाह रहा हूँ? क्यू स्क्वायर बाय 2c से। सी को रिप्लेस किया क्यू स्क्वायर बाय 2e से। अब बेटा मुझे आर इंटू सी का डायमेंशन चाहिए, आर इंटू सी। आर की वैल्यू H अपॉन आई स्क्वायर टी, H अपॉन आई स्क्वायर टी इंटू सी की वैल्यू क्यू स्क्वायर अपॉन 2e। देखो बेटा, एनर्जी से एनर्जी कैंसिल हो गई आपकी। अब क्यू स्क्वायर, चार्ज को क्या लिख दें? चार्ज को लिख दें आप करंट इंटू टाइम। आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, तो क्यू हो गया आई टी, तो ये क्या हो गया बेटा? आई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर टी। बेटा कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा? टी, टाइम आएगा केवल, यानी आंसर जाएगा ए वाला। और वैसे भी अगर जिन बच्चों को थोड़ा सा कैपेसिटर का आइडिया हो तो आरसी सर्किट जब पढ़ते हैं तो टाइम इसके फॉर्म में सॉल्व भी करते हैं हम, टाइम की वैल्यू, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, रिलेशन बिटवीन पी अल्फा एंड बीटा। जस्ट रिलेशन बिटवीन पी इक्वल टू अल्फा बीटा। बेटा ये आपको दिया हुआ, आपसे क्या डायमेंशन ऑफ बीटा। अच्छा क्वेश्चन है। एक तो देखो, कभी भी कोई टर्म अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो एक्सपोनेंशियल का अपना डायमेंशन नहीं होता है। तो मुझे ये पता लगे बेटा, अल्फा जेड बाय के थीटा, ये आपका डायमेंशन लेस है, ये आपका डायमेंशन लेस है। तो यहां से मुझे एक बात पता लग गई कि अल्फा की डायमेंशन किसके इक्वल होगी? के थीटा बाय जेड के। अब बाहर देखो, पी का डायमेंशन किसके इक्वल? अल्फा बाय बीटा। तो बेटा बीटा का डायमेंशन पूछा था, बीटा का डायमेंशन होगा अल्फा बाय पी। तो बेटा बीटा का डायमेंशन क्या होगा? अल्फा। अल्फा की जगह ये रख दे, तो कुल मिला के थीटा अपॉन जेड पी, इसका डायमेंशन मुझे पता करना है। अब यार आपको याद होगा, एक फॉर्मूला पढ़ते हो गैस, आइडियल गैस इक्वेशन के टाइम, पी वी इक्वल टू एन के टी। तो यहां से देखो, के ये थीटा टी टेम्परेचर है और पी प्रेशर, तो बेटा के टी बाय पी को, के टी बाय पी को क्या लिख सकते हैं हम? v बाय एन। तो बेटा के टी बाय पी तो है, तो बीटा इक्वल टू हो गया बेटा किसके? v बाय एन, और अपॉन में क्या चल रहा है बेटा? z। अब बेटा v क्या था? वॉल्यूम। वॉल्यूम का डायमेंशन बेटा मीटर क्यूब, मतलब L3। n तो नंबर से इसका कोई डायमेंशन होता है। z क्या दिया हुआ है इसने?
डिस्टेंस, तो L1, तो आपका आंसर क्या जाएगा बेटा, L2 आपका डायमेंशन हो जाएगा इसका, M0 L2 T0, ये आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। हमेशा फिजिक्स में, क्योंकि आप पूरा फिजिक्स पढ़ चुके हैं, तो ऐसे एक दूसरे एक्सप्रेशन से सॉल्व करोगे ना तो थोड़ा इजी हो जाएगा, वरना आपको प्रॉब्लम करेगा क्वेश्चंस। ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन लेंथ दैट कैन बी फाउंड CG और E स्क्वायर। बेटा देखो, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ है, मुझे ऐसा कोई क्वांटिटी देखना है जिसका डायमेंशन लेंथ के इक्वल है, वो इनमें से किस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग बनेंगे। सारी चीज़ें एक बार समझने की कोशिश करें। पहले तो क्या क्या थी बेटा, देखो C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो C में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीटर पर सेकेंड, या L1 T-1 हो गया। G क्या था, एक्सेलरेशन, G था आपका बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन का फॉर्मूला बनेगा FR² G यहाँ से पता लगा। और बेटा एक फोर्स हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसमें वैल्यू पढ़ते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो देखो E²/4πε0, E²/4πε0 ये किसके इक्वल हो जाएगा, FR² के इक्वल हो गया। तो मैंने क्या किया, E²/4πε0 का पता कर लिया, क्या फॉर्मूला बनेगा, G का पता कर लिया क्या फॉर्मूला बनेगा, और ये तो हमें पता ही था। अब बेटा मुझे देखना है इनमें से कौन सा लेंथ हो सकता था, कौन सी वैल्यू लेंथ के इक्वल होगी। एक बात तो मुझे क्या समझ में आती है बेटा, E² सब जगह क्या हो रहा है, E²/4π G से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे भी G और E² मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर E डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तीन जगह मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चांस लेते हैं कि मल्टीप्लाई करके हम देखें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आखिर क्या टर्म बन रही है। तो G/E²/4πε0 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा F²R⁴ अपॉन M²। अच्छा, इसका अगर रूट ले लें हम, अगर इसका रूट ले लें, क्योंकि देखो दो जगह इसका रूट भी हो रहा है, तो एक बात तो समझ में आ गई, ये वाला आंसर होने के चांस क्यों नहीं लग रहे बेटा, मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ रहा है, इसको अगर C से डिवाइड भी करेंगे तो लेंथ तो नहीं बनेगा, तो ये आंसर तो आपका वैसे भी हट गया। अब बचे ये दोनों बेटा, अगर मैं इसका रूट लेता हूँ तो ये क्या बनेगा बेटा, इसका अगर रूट ले लिया जाए तो FR² अपॉन MR² की पावर हाफ, तो ये बनेगा बेटा FR² अपॉन M। अब सारे डायमेंशन रख के देखें तो फोर्स का डायमेंशन बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको, फोर्स का डायमेंशन M1 L1 T-2 L2 अपॉन M1, ये टर्म आ गया बेटा। मास से मास कैंसिल, R² हो गया ना, ठीक है, और फोर्स का स्क्वायर रूट हो गया, F हो गया, R² हो गया, M बन गया, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वापस, M² था, F² था, R⁴ था, ठीक है, ये आपका हो गया। तो यहाँ से बेटा ये टर्म क्या बना, L3 T-2। अब मुझे चाहिए लेंथ, तो बेटा किससे डिवाइड कर दे, C² से डिवाइड कर दे, तो ये हो जाएगा L3 T-2 अपॉन L2 T-2। आंसर क्या आ जाएगा, लेंथ, तो आंसर आपका D होना था। तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, कुछ सालों पहले जेई में ये क्वेश्चन पूछा होता, जेई मेन में, और बढ़िया क्वेश्चन था। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस पे क्या करो, जैसे मैंने सोचा ना कि यार हमें एक बात समझ में आ रही है, तीन जगह तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है G से और एक जगह डिवाइड हो रहा है, तो बेटा एक बार मल्टीप्लाई करके देख ले, थोड़े से चांस बनेंगे तो जाएंगे, वरना फिर डिवाइड वाले से आंसर आ ही जाएगा। तो फिर ऐसे क्या, फिर उसके अकॉर्डिंग जो जो सॉल्व कर सकते हैं तो वो करेंगे। तो एक बार स्टेप बाय स्टेप आप इस तरह से बढ़ेंगे इसमें, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, in an experiment the angle are required to be measured by instrument 29 division of main scale exactly coincide with 30 division of vernier scale। देखो बेटा मेन स्केल के 29 डिवीजन ऑफ मेन स्केल coincide with 30 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो बेटा 30 वर्नियर स्केल इक्वलेंट है किसके, 29 मेन स्केल के, तो 1 वर्नियर स्केल इक्वल हो गया 29/30 मेन स्केल के, राइट बेटा, ये मुझे पता लग गया। अब बेटा इसने पूछा है 1 स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल आपको दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछा, लीस्ट काउंट। बेटा लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हमारे पास एक ही होता है, 1 ms माइनस 1 vs। बेटा 1 ms माइनस 29/30 ms, तो ये हो जाएगा बेटा 1/30 ऑफ ms। अब 1 मेन स्केल की वैल्यू क्या दे रखा है, 0.5 डिग्री, 1 मेन स्केल की वैल्यू दे रखा है 0.5 डिग्री, मतलब हाफ डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/30 इंटू हाफ डिग्री, तो बेटा ये आएगा 1/60 डिग्री। अब बेटा आपको पता है 1 मिनट में 60 डिग्री होते हैं, तो 1/60 मतलब 1 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, राइट। 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है बेटा, 60 मिनट्स।
तो 1/60 डिग्री 1 मिनट के आसपास आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 मिनट आपका आंसर जाना था बेटा। ए स्टूडेंट मेजर द टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम 4 टाइम्स द डाटा। बेटा कोई स्टूडेंट है, एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसमें 4 डाटा इसने लिए हुए, कौन कौन से, 90, 91, 95 और 92। अब आप सोच रहे हैं मिनिमम डेविएशन इन मेजरिंग क्लॉक इज 1 सेकंड। जिस क्लॉक से आप इसको मेजर कर रहे हैं ना, वो 1 सेकंड से छोटे को रीड नहीं कर पाती है। कितना टाइम में रिपोर्ट करेगा? बेटा सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा बेटा 90 + 91 + 95 + 92 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको मैंने कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आ गया बेटा 95, 516 और 28, 92 आपका आंसर आएगा। तो आपने कहा सर मीन वैल्यू तो इसकी ये हो गई इन चारों रीडिंग की, इसको अपन ट्रू वैल्यू मानेंगे। अब हर एक पार्ट में एरर कैलकुलेट किया जाए। बेटा डेल्टा A1 कितना आ जाएगा? पहली रीडिंग क्या थी? फाइनल वैल्यू आई 92 माइनस फर्स्ट रीडिंग 90, तो ये हो गया बेटा 2। डेल्टा A2 ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था अगर आपको याद आ रहा, तो 92 माइनस 91 इक्वल टू 1। उसकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो रही थी, इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा बेटा 92 माइनस 95 माइनस 3, और डेल्टा A4 कितना हो गया बेटा? 92 माइनस 92 दैट इज 0। तो आपने सबका अलग अलग एब्सोल्यूट एरर निकाले। अगर आपसे बोलता है एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट रीडिंग, तो आपका आंसर आता 2, 1 माइनस 3, 2। अब बेटा एवरेज एरर कैलकुलेट करें, तो एवरेज एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 + 1 + 3 + 0 डिवाइडेड बाय 4। तो -3 को +3 लिखते हैं एवरेज में हमेशा, पता है। तो 3 और 1 4 और 2 6/4 1.5। अब आपका आंसर है 1.5 एरर। तो बेटा हमें आंसर जो रिपोर्ट करना चाहिए वो करना चाहिए 192 ± 1.5। लेकिन जब मैं ऑप्शन में देख रहा हूं तो 1.5 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, राइट। अगर ऑप्शन 1.5 देता तो भी क्या होता? अभी जो बच्चे करते हैं, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, 1.5 नहीं दिया हुआ तो 1.5 के नियर अबाउट 1.8 है, उसको टिक कर देते हैं। नहीं, वो भी गलत होगा। इवन अगर इसका आंसर यहाँ 92 ± 1.8 की जगह 1.5 भी होता, तब भी मैं उसको टिक नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपका मेजरिंग क्लॉक जो है ना, 1 सेकंड से छोटा तो रीड ही नहीं कर सकता बेटा। मेजरिंग क्लॉक आपका 1 सेकंड से छोटा रीड नहीं कर सकता। तो इसका मतलब 1.5, 1.6, 1.7, 1.2, 1.5, 8, 1.9 ये सब तो रीड ही नहीं करेगा। क्या रीड करेगा? या तो बोलेगा 92 ±1 या बोलेगा 92 ±2। ऐसा नहीं होगा कि वो पॉइंट्स पे रीड नहीं कर सकते, क्योंकि पॉइंट पे रीड कर पाए। क्यों? क्योंकि उसके मेजरिंग क्लॉक की जो मिनिमम डिवीजन है वही 1 सेकंड का है। तो फिर आंसर जो टिक करेंगे वो क्या टिक करेंगे? 92 + 2। क्यों? क्योंकि इसमें आंसर यही वाला दिया हुआ है। तो क्योंकि आंसर ये पॉइंट्स के फॉर्म में नहीं बता सकते, तो आपका जो आंसर जाना था बेटा वो 92.2 जाना था, 92 + 2 जाना था। 1.5 क्यों नहीं लिख रहे हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बेटा इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। इस क्वेश्चन में 2 जगह या 3 जगह बच्चे गलती कर सकते हैं, मैं उसको क्लियर करता हूँ एक बार, कहाँ गलती कर सकते हो। बेटा एक तो बच्चा गलती कहाँ करेगा, जैसे यहाँ पे पहले वाले का एब्सोल्यूट एरर आया है 2, दूसरे वाले का एब्सोल्यूट एरर है 1, तीसरे वाले का -3, चौथे का 0। तो बच्चे क्या बार क्या करते हैं, 2 + 1 3, ये तो 0 है ही नहीं, तो इसको 0 को हटा देते हैं और यहाँ डिवाइड भी 3 से कर देते हैं। सर 3 रीडिंग ही तो है। अगर ऐसा कर लेते तो 2 + 1 3 + 3 6/3 आपका आंसर आता। तो ऐसा नहीं होता। अगर मान लेते हैं किसी के एब्सोल्यूट एरर 0 है, तो आप टोटल डिवीजन में उसको भी काउंट करोगे, तो डिवाइड तो 4 से करोगे। ऐसा नहीं कि आपको एक रीडिंग तो 0 आ गए तो डिवाइड आप केवल 3 से कर दो, सर चौथी तो रीडिंग है ही नहीं। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे बेटा हम लोग, राइट। चलिए, तो ये आपका बेटा यूनिट डायमेंशन, मिरर एरर, मेजरमेंट, इसको लेके कॉन्सेप्ट थे। तो एक बार महा रिविजन के जब भी आपको टाइम मिलेगा सारे पेपर्स एक बार, सारे पेपर्स के क्वेश्चन एक बार आप देख लेंगे ना, तो मान कर नीट की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से होगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच बेटा। दिस इज राकेश सैनी ऑन द बिहाफ ऑफ मोशन एजुकेशन लिमिटेड। थैंक यू बेटा, बाय।